गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे पक्षांबिका एवं कशाभिकाओं पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि पक्षांबिका और कशाभिकाएं जो होती हैं उनकी संरचना लगभग कैसी होती है, समान होती है। आपको बताया कि पक्षांबिका जो होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। टाइप ऑफ सीलिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं स्टीरियोसीलिया और दूसरे को कहा जाता है काइनोसीलिया। स्टीरियोसीलिया प्रकार के जो पक्षांग होते हैं वो गति नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? गति नहीं करते हैं, बल्कि कोशिका द्रव का विस्तृतीकरण का स्वरूप होता है। जबकि काइनोसीलिया जो होता है ये पक्षांग क्या करता है? गति करते हैं। और स्वयं कैसे होते हैं? ये पक्षांग स्वयं ही कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। इसलिए इन्हें सत्य पक्षांग या वास्तविक पक्षांग भी इन्हें क्या है कहा जाता है। इसके बाद हमने आपसे बात की थी कशाभिकाओं के प्रकार, टाइप ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रतोद या एक्रोनिमेटिक कशाभिका। इस प्रकार की जो कशाभिका होती है वो चिकनी होती है और इनकी संरचना बाल के समान होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। दूसरा मैंने आपको बताया कुछ प्रकार के कशाभिका। कुछ प्रकार की जो कशाभिका होती है उनके ऊपर हल्की रोमिल संरचना पाई जाती है। हल्की रोमिल संरचना क्या है? उनके ऊपर पाई जाती है। इस प्रकार की कशाभिका को कुछ कशाभिका कहा जाता है। कशाभिका और पक्षांबिका के प्रकार के पश्चात हमने आपको कशाभिका और पक्षांबिका के अंदर अंतर पर आपसे चर्चा की। आपको बताया कि कशाभिका जो होती है उनकी संख्याएं कम होती है, पक्षांबों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। कशाभिका आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। पक्षांब आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया कि कशाभिकाएं जो होती हैं वो कोशिका के एक सिरे पर पाई जाती है, जबकि पक्षांग जो होता है वो कोशिका के कहां पर पाए जाते हैं? चारों ओर व्यवस्थित होते हैं या चारों ओर पाए जाते हैं। देखिए, कशाभिकाएं जो होती हैं वो तरंगित रूप से क्या करती हैं? तरंगित रूप में गति करती है। जबकि पक्षांग जो होता है वो गति किस प्रकार से करते हैं? मैंने आपको बताया लोलक की तरह। घड़ी का जो लोलक होता है, घड़ी के लोलक की तरह क्या करते हैं? पक्षांग गति करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमने लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा की। आज जो हम आपसे अध्ययन करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया। कशाभिका और पक्षांबिका की संरचना पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है। देखिए, बात करते हैं कशाभिका और पक्षांबिका की संरचना पर। स्ट्रक्चर, आज का मेन टॉपिक का हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। मैंने आपको पहले ही बताया था कशाभिका और पक्षांबिका की जो संरचना होती है वो लगभग कैसी होती है? समान होती है। कैसी होती है? लगभग समान संरचना होती है। आपको मैं बता दूं कशाभिका और पक्षांग जो होता है, ठीक है, जैसे हमने आपको कल बताया था, ये क्या है? अमीबा पैरामीशियम होता है। और पैरामीशियम जो होता है उसके शरीर के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से पक्षांग पाए जाते हैं। तो ये संरचना कहलाती है पक्षांग। ठीक है। और ये इस तरीके से आपको हमने बता दिया ये क्या होता है? कशाभिका होती है। क्या होती है? कशाभिका होती है। देखिए, पक्षांग हो या कशाभिका हो, ये पक्षांग है और ये क्या है? कशाभिका होती है।
पक्षांग और कशाभिका जो होते हैं वो इकाई झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। ये इकाई झिल्ली के द्वारा क्या है, घिरे हुए होते हैं। यदि इनका अनुप्रस्थ काट देखा जाए तो इनकी संरचना आपको मैं बता रहा हूं इस प्रकार की होती है। ठीक है, किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। देखिए इस प्रकार की इनकी संरचना होती है। ये इनका बाहरी भाग होता है, ठीक है, जो इकाई झिल्ली के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ होता है। ये सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये इकाई झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है। इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 95 आर्मस्ट्रांग होती है। यानी कि पक्षांग और कशाभिका की जो संरचना होती है वो इकाई झिल्ली के द्वारा क्या होती है, घिरी हुई होती है, जिसकी मोटाई कितनी होती है, 95 आर्मस्ट्रांग होती है। बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। मैं आपको बता दूं कि पक्षांग और कशाभिकाएं जो होती हैं, पक्षांग और कशाभिका की जो संरचना होती है वो तंतु के समान होती है। कैसे होती है, तंतु के समान होती है और बेलनाकार प्रवर्ध होता है। हम कह सकते हैं कि पक्षांग और कशाभिका की जो संरचना होती है वो तंतु के समान या तंतु सदृश, तंतु के समान बेलनाकार क्या होता है, ये प्रवर्ध होता है। जो कोशिका झिल्ली के नीचे, कोशिका जो झिल्ली होती है उसके नीचे आधारीय कणिका में से ये क्या है, निकलते हैं। कोशिका झिल्ली के नीचे आधारीय कणिका से ये क्या है, पक्षांग और कशाभिकाएं निकलते हैं, जो मैंने आपको कल भी बताया था। आपको बता दें कि पक्षांग और कशाभिका की जो संरचना होती है वो बहुत ही कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत अधिक जटिल होती है। इसकी संरचना के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए ये 3 भाग होते हैं। ये बाहर निकला हुआ भाग है, ये बाहर निकला हुआ भाग है। ये बाहर निकला हुआ जो भाग होगा उसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सीलियम। क्या कहा जाएगा, सीलियम के नाम से इसे जाना जाता है। तो हम बता दें पक्षांग या कशाभिका जो होती है, खास तौर से पक्षांग की जो संरचना होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, सीलियम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाता है, हम सीधे शब्दों में कहें तो पक्षांग और कशाभिका की संरचना के मुख्य रूप से कितने भाग पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। पक्षांग या कशाभिका की संरचना के मुख्य रूप से कितने भाग पाए जाते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला हो गया सीलियम, CILIUM। दूसरा जो भाग होता है उसे आधारीय काय, बेसल बॉडी या आधारीय कणिका के नाम से इसे जाना जाता है। आधारीय काय या आधारीय कणिका या इसे इंग्लिश में बेसल बॉडी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा होता है पक्षांबिका मूलिकाएं। पक्षांबी मूलिकाएं जो होती हैं, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं सीलियरी रूटलेट के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आपको पता लग गया रूटलेट, LET। तो पक्षांग या कशाभ की संरचना के कितने भाग होते हैं, 3, सीलियम, आधारीय काय और पक्षांबी मूलिकाएं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीलिया के बारे में, सीलियम के बारे में। सीलियम क्या है, देखिए सीलियम क्या है, ये एक कैसा होता है, पतला बेलनाकार। कैसा होता है सीलियम, पतला होता है, पतला प्रवर्ध के रूप में पाया जाता है। और कैसी संरचना के रूप में पाया जाता है, बेलनाकार होता है। तो हम कह सकते हैं कि सीलियम पतला होता है और कैसा होता है, बेलनाकार प्रवर्ध के समान संरचना के रूप में पाया जाता है। थिन होता है और सिलेंड्रिकल शेप में होता है। थिन और कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप के रूप में पाया जाता है। ये संरचना पतली भी होती है और कैसी होती है, बेलनाकार संरचना के रूप में क्या है, पाई जाती है। तो सीलियम जो होता है वो बेलनाकार पतले प्रवर्ध के रूप में क्या है, पाया जाता है। जो कोशिका, देखिए कोशिका की स्वतंत्र सतह का बाहरी भाग होता है, जो कोशिका की स्वतंत्र सतह से बाहर निकला हुआ होता है या बाहरी भाग होता है। तो ये कोशिका से बाहर निकला हुआ भाग होता है, ये कोशिका से बाहर निकला हुआ भाग होता है।
और ये भाग कैसा होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ये भाग कैसा होता है, भाग स्वतंत्र होता है। जो कोशिका की सतह से किससे, जो कोशिका की स्वतंत्र सतह से कैसे निकला होता है, बाहर की ओर क्या होता है, निकला हुआ होता है, उसे सीलियम कहते हैं। सीलियम पे एक बार हम बात कर रहे हैं, दोबारा से सुन लीजिए कि पक्षांग और कशाभिका की जो संरचना होती है वो तंतु के समान बेलनाकार प्रवर्त के रूप में पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली के आधारीय कणिका, जो कोशिका झिल्ली के नीचे आधारीय कणिका से क्या है, निकलती है। इनकी जो संरचना होती है वो बहुत ही जटिल होती है और इनकी संरचना के मुख्य रूप से, इसकी संरचना मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है। सीलियम, आधारिकाएं और पक्षांबी मूलिकाओं के अंदर क्या होती है, बटी हुई होती है। पहला हमने पॉइंट पर बात कर ली है सीलियम। सीलियम मैंने बताया कि यह पतला और बेलनाकार प्रवर्त के रूप में पाया जाता है, जो कोशिका की स्वतंत्र सतह से बाहर की ओर क्या होता है, निकला हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, सीलियम कहते हैं। देखिए सीलियम के बाद हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है बेसल बॉडी, जिसको आधारीय काय या आधारीय कणिका के नाम से जानते हैं। अब आधारीय कणिका कहां पर होती है, देखिए आधारीय कणिका जो होता है वो अंतरकोशिकीय अंगक होते हैं। कौन से अंगक होते हैं, इनके अंदर वाला भाग होता है अंतरकोशिकीय। जैसे ये आपका कसाब है या पक्षांग है, तो इसके अंदर, ठीक है, जो भाग होगा इसके अंदर जो अंतरकोशिकीय अंगक होते हैं, ठीक है। और अंतरकोशिकीय अंगकों को अगर हमें देखना है तो इनका अनुप्रस्थ काट काटेंगे, ठीक है, और काट काटने के बाद उसकी संरचना इस प्रकार की दिखाई देगी। तो हमने बताया कि आधारीय काय जो होते हैं वो अंतरकोशिकीय अंगक होते हैं, जिनकी संरचना कैसी होती है, सेंट्रियोल के समान होती है, तारक काय के समान होती है। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए आधारीय काय के बारे में। मैंने बताया कि आधारीय काय जो होते हैं वो अंतरकोशिकीय अंगक होते हैं, इंटरसेल्युलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनकी संरचना कैसी होती है, तारक काय के समान होती है, ठीक है। तो इनकी संरचना कैसी होती है, तारक काय के समान होती है। इस पर हमें अंतरकोशिकीय अंगकों के बारे में देखिए, ये तो हमारा हो गया सबसे भारी भाग, जो इकाई कला से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। इसके अंदर वाला जो भाग होता है उस पर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, जिसकी संरचना पर अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे अंत में ये पॉइंट पर बात कर रहे हैं, रूटलेट क्या है। कुछ कोशिकाओं में आधारीय जो कणिकाएं होती हैं या आधारीय काय होता है, कुछ कोशिकाओं में जो आधारीय काय होती है, उस आधारीय काय से महीन तंतु क्या है, निकलते हैं, जो आगे चल करके आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक शंकु के समान संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या शंकु के समान गुच्छे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखिए ये क्या है कि हमने एक पक्षांग या कशाभिका उसको काटा, काटने के बाद उसकी संरचना आप देख रहे हो, ये आपको दिखाई गई है यहाँ पर, और ये इकाई झिल्ली के द्वारा क्या है, घिरी हुई है, जिसकी मोटाई कितनी होती है, 95 आर्मस्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया कि इनके अंदर अंतरकोशिकीय अंगक होते हैं। अंतरकोशिकीय जो अंगक होते हैं, मैं आपको बता दूं, इस अंतरकोशिकीय अंगक के अंदर, ठीक है, या पक्षांग या कशाभिका की जो इकाई झिल्ली होती है, उस इकाई झिल्ली के अंदर 9+2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। और ये तंतु कैसे पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अंतरकोशिकीय अंगकों के बारे में बात कर रहे हैं कि झिल्ली के अंदर 9+2 प्रकार के तंतु, अर्थात टोटल 11 तंतु। टोटल कितने तंतु होते हैं, 11 प्रकार के तंतु होते हैं, वो अनुदैर्ध्य रूप में क्या है, पाए जाते हैं। इनमें 9 तंतु जो होते हैं वो नलिका के समान संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जो परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं, तथा 2 तंतु जो होते हैं वो केंद्रीय भाग के अंदर पाए जाते हैं। ये भी नलिका के समान संरचना के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई।
इन परिधीय जो तंतु होते हैं उनमें दो उपतंतु कोषे मिलकर के, परिधीय तंतु दो उपतंतु कोषे मिलकर के बने होते हैं। और केंद्रीय जो तंतु को होते हैं उनका अनुप्रस्थ काट अगर देखा जाए तो वो वृत्ताकार संरचना के रूप में क्या है, दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम आपको इसको संरचना के आधार पर दिखा रहे हैं। ये इकाई झिल्ली के रूप में संरचना पाई जाती है और इकाई झिल्ली के अंदर क्या है, इस झिल्ली के अंदर की ओर 9+2 यानी कि टोटल 9+2 का मतलब है टोटल 11 तंतु इनके अंदर पाए जाते हैं। और ये 11 तंतु किस प्रकार के पाए जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार के तंतु पाए जाते हैं जिनकी संरचना मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और ये 9। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर हाँ भी, तो आपको मैंने बताया कि इकाई झिल्ली के अंदर ये 9 तंतु तो किधर पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 तंतु तो क्या है, इकाई झिल्ली के अंदर ये अंतरकोश के अंदर होते हैं। जो इकाई झिल्ली के अंदर कैसे पाए जाते हैं, ये कैसे पाए जाते हैं, आप देखिए परिधि की ओर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो इकाई झिल्ली के अंदर 9 तंतु जो होते हैं वो नलिका के समान संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जो परिधीय भाग की ओर व्यवस्थित होते हैं। जिनमें से 2 तंतु जो होते हैं वो केंद्रीय भाग की ओर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और इनकी संरचना मैंने आपको अभी बताई कि केंद्रीय तंतु जो होते हैं उनका अनुप्रस्थ काट, केंद्रीय तंतु का जो अनुप्रस्थ काट अगर देखा जाए तो वो कैसा दिखाई देता है, वृत्ताकार रूप में क्या है, दिखाई देते हैं। कैसे रूप में दिखाई देते हैं, वृत्ताकार रूप में दिखाई देते हैं। तो ये 9 परिधीय तंतु कहलाते हैं और ये 2 कौन से तंतु कहलाएंगे, केंद्रीय तंतु के नाम से जानते हैं। इसलिए यहां पर आपको बता दूं तारक काय की संरचना भी इसी प्रकार की होती है। तारक काय के अंदर भी 9+2 ठीक है रूप में तंतु पाए जाते हैं और वो तंतु नलिका के समान संरचना के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। और ये कैसे पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य रूप में क्या है, पाए जाते हैं। कैसे रूप में पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य रूप में पाए जाते हैं, जिसमें 9 तंतु होते हैं वो परिधि की ओर पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें परिधीय तंतु कहते हैं। और 2 तंतु केंद्रीय भाग में पाए जाते हैं, इसलिए उन तंतुओं को केंद्रीय तंतु कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई होगी आपके। देखिए प्रत्येक तंतु जो होता है उसका व्यास कितना होता है, 360 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। प्रत्येक तंतु का व्यास कितना होता है, 360 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। और परिधीय तंतु जो होता है 2 उपतंतुकों से मिलकर के बना होता है। देखो एक उपतंतु की रहा, दूसरा उपतंतु की रहा, 2 उपतंतुकों से मिलकर के क्या होता है, ये बना हुआ होता है। कितने उपतंतुकों से मिलकर के बना होता है, 2 उपतंतुकों से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, केंद्रीय तंतु मैंने आपको बताया। वैसे अगर आप देखा जाए तो परिधीय तंतु की संरचना आप देख लो कैसी होती है। जैसे आप लोग 8 बनाते हैं गणित के अंदर, तो 8 की संरचना के रूप में पाए जाते हैं, या 8 की संरचना के रूप में नहीं कहें तो इन्हें डबल बैरल के समान क्या है दिखाई देते हैं। परिधीय तंतु 8
8 के समान संरचना के रूप में दिखाई देते हैं, या डबल किसके रूप में दिखाई देते हैं, बैरल के रूप में क्या है ये दिखाई देते हैं। ये तंतुक जो होते हैं ये किसके अंदर व्यवस्थित पाए जाते हैं, आंतरिक रूप से आधारी इकाई के अंदर फैले होते हैं। जो ये तंतु जो होते हैं वो मैट्रिक्स के अंदर आधात्री के अंदर क्या होता है, धसे हुए होते हैं। आधात्री एक द्रव पदार्थ होता है, उसके अंदर क्या है ये धसे हुए होते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या है इस तरीके से क्या होता है जुड़े होते हैं। यहाँ पर ये क्या है आधारी एक भाग होता है, एक भाग बाहर की तरफ होता है, एक अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के इनकी संरचना क्या होती है, कशाभिका और पक्षांबिका की संरचना पाई जाती है। एक बार कशाभिका और पक्षांबिका की संरचना को मैं शॉर्टली आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि कशाभ या पक्षांबिका की संरचना के 3 भाग होते हैं, सीलियम, आधारी इकाई और पक्षांबिक मूलिकाएं। ठीक है, सीलियम जो होते हैं वो बेलनाकार पतले प्रवर्त के रूप में पाए जाते हैं, जो कोशिका की स्वतंत्र सतह से बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। दूसरा मैंने आपको आधारी इकाई बताया, ये अंतर कोशिकीय अंगक होते हैं जिनकी संरचना तारक काय की कैसी होती है, समान होती है। तीसरा मैंने बताया पक्षांबिक मूलिकाएं, कुछ कोशिकाओं में आधारीय जो काय होता है उससे महीन तंतु निकलते हैं। आधारीय काय से क्या निकलते हैं, महीन तंतु निकलते हैं, जिन्हें पक्षांबिक मूलिकाएं कहते हैं। मैंने आपको बताया इस इकाई झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, जिसकी मोटाई 95 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। इसके अंदर क्या है आधारीय काय पाया जाता है। आधारीय काय की संरचना तारक काय के समान होती है, ऐसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या है कि 9+2 झिल्ली के अंदर 9+2 व्यवस्था के अंदर क्या पाए जाते हैं, तंतु अनुदैर्ध्य रूप में क्या है पाए जाते हैं। देखिए 9 जो तंतु होते हैं वो परिधि की ओर पाए जाते हैं, और परिधि की ओर जो तंतु पाए जाते हैं उनकी संरचना 8 या डबल बैरल के समान होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो 2 तंतु होते हैं वो केंद्रीय भाग के अंदर पाए जाते हैं। किस भाग की ओर पाए जाते हैं, केंद्रीय भाग की ओर पाए जाते हैं। ये भी तंतुनुमा नलिका की समान संरचना के रूप में क्या है पाए जाते हैं। इनका अनुप्रस्थ काट अगर देखा जाए तो ये कैसे दिखाई देते हैं, वृत्ताकार संरचना के रूप में क्या है दिखाई देते हैं। देखिए आप बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, कशाभिका और पक्षांबिकी संरचना के बाद हम बात करते हैं कार्य के बारे में। आइए बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। फंक्शंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, CILIA एंड फ्लैजिला, FLAGELLA। पक्षांब और कशाभिका की संरचना। फर्स्ट वन हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन। देखिए कुछ जंतुओं में कशाभ और पक्षांब जो होते हैं वो गमन की क्रिया में, गति की क्रिया में सहायक होते हैं, जिससे वे जंतु या वे जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं। प्रोटोजोवन जो जंतु होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कशाभिका या पक्षांब पाए जाते हैं। कुछ शैवाल होते हैं, युग्मक होते हैं, चल बीजाणु होते हैं, उनके अंदर कशाभिका और पक्षांब पाए जाते हैं। इन्हीं कशाभिका और पक्षांबों की सहायता से वे जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो पहला कार्य आपके समझ में आ गया होगा, कशाभिका और पक्षांब जो होते हैं वो गति की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा कार्य है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का अर्थ होता है श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं। पक्षांब और कशाभिकाएं जो होती हैं वो श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं। किनमें सहायक होते हैं, कुछ जलीय जीव होते हैं, उनमें सीलिया की गति होती है। ठीक है, सीलिया की गति से पानी जो होता है उस पानी के अंदर तरंगे बनती हैं, और तरंगे बनने के कारण लगातार, ठीक है, वे जंतु श्वसन के लिए उस जल जब उनके अंदर प्रवेश करता है तो ऑक्सीजन प्राप्त होती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते रहता है, बाहर निकलते रहते हैं।
अर्थात जो जलीय जीव होते हैं उनमें सीलिया की गति से पानी के अंदर तरंगे बनती हैं। सीलिया के कारण क्या होता है, सीलिया की जब गति होती है, पक्षांबों की जब गति होती है तो पानी के अंदर तरंगे बनती हैं, जिनसे लगातार श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन उन जंतुओं को प्राप्त होती रहती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार से पक्षांब और कसाभिका होती है, वो जंतुओं में श्वसन की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होता है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन, परिवहन, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन या परिसंचरण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होते हैं। किसमें सहायक होता है, सर्कुलेशन परिसंचरण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए जंतुओं में परिसंचरण दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रकार का होता है और दूसरा कौन सा होता है, कूट प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए वास्तविक कुछ जंतुओं में वास्तविक परिसंचरण नहीं होता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें परिसंचरण, रुधिर का परिसंचरण वास्तविक नहीं होता है। ऐसे जंतुओं में सीलोम होती है। सीलोम में लगातार क्या आता है, तरल पदार्थ का क्या होता है, परिसंचरण सीलिया के द्वारा होता है। ऐसे जंतुओं में सीलिया के द्वारा, ठीक है, सॉरी, ऐसे जंतुओं में सीलोम के अंदर, सीलोम क्या है आप जानते हो, देवगुहा, सीलोम के अंदर तरल पदार्थ जो होते हैं वो लगातार उनका परिवहन या परिसंचरण किसके द्वारा होता है, पक्षांबों के द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ जंतुओं के अंदर परिवहन की क्रिया में कसाभिका और पक्षांब क्या होता है, सहायक होते हैं, जिनमें खास तौर से वास्तविक परिसंचरण नहीं होता है। लास्ट है हमारा संभरण, जिसको बोलते हैं फीडिंग। फीडिंग का अर्थ होता है भोजन एक प्रकार से, फीड का मतलब होता है संभरण, बोलते हैं हिंदी में इसको संभरण। ठीक है, यानी कि भरण पोषण। देखिए कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं। जल के अंदर पाए जाते हैं तो पानी के अंदर क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होती है। कुछ जंतुओं में पानी की तरंगों के साथ, पानी की जब तरंगे आती हैं तो उनके साथ भोजन आ जाता है और भोजन उनके क्या है, शरीर के अंदर, मुखगुहा के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे हाइड्रोमानिया नाम का एक जंतु होता है। हाइड्रोमानिया क्या है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, पानी की तरंगे आती है, तरंगों के साथ भोज्य पदार्थ भी आता है और भोज्य पदार्थ होता है वो पानी की तरंगों के साथ ही उनके शरीर के अंदर क्या है, चला जाता है। तो ये हाइड्रोमानिया होता है, उसमें संभरण की क्रिया किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होता है, पक्षांब और कसाभिकाओं के द्वारा होता है। आपको मैंने बता दिया है कि कसाभिका और पक्षांबिकों के क्या कार्य है। पहला कार्य मैंने बताया कि कसाभिका या पक्षांबों का पहला कार्य है गति में सहायक होता है, श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, परिसंचरण की क्रिया में सहायक होता है और सबसे अंत में मैंने आपको बताया संभरण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। इसी के साथ हमारा ये कसाभिका और पक्षांब का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ, समाप्त हुआ। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और वो है हमारा तारक काय। ठीक है, देखिए आइए बात करते हैं तारक काय के बारे में। देखिए दो चीजें आप समझिए, पहले एक को बोलते हैं सेंट्रोसोम और दूसरा होता है सेंट्रियोल। ये दो शब्द आपको कई बार परेशान करेंगे। सेंट्रियोल का अर्थ तो होता है तारक केंद्र, तारक केंद्र, और सेंट्रोसोम का अर्थ होता है तारक काय। क्या होता है, तारक काय। अब तारक काय क्या है, तारक केंद्र क्या है। ठीक है, देखिए ये एक जंतु कोशिका है। जंतु कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है और केंद्रक के पास में तारे के समान, इस तरीके से तारे के समान एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, कोशिका में केंद्रक के पास में एक तारे के समान क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। उसे तो क्या कहा जाता है, तारक काय। ध्यान से सुनिएगा, तारक काय क्या है, क्योंकि ये दो शब्द है, ये आपको कई बार कंफ्यूज करते हैं, तारक काय और तारक केंद्र। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रोसोम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रियोल, बोथ आर लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, तो हमने तारक काय क्या कहा कि कोशिका के केंद्रक के पास में, ठीक है, क्या पाई जाती है, एक तारे के समान संरचना पाई जाती है जिसे तारक काय कहा जाता है।
और तारक केंद्र किसे कहते हैं? तो तारक केंद्र सुन लीजिए, प्रत्येक जो तारक काय होता है, प्रत्येक तारक काय होता है वो दो तारक केंद्रों से मिलकर बनता है। प्रत्येक तारक काय जो होता है वो दो तारक केंद्रकों से मिलकर के क्या है, बनता है, जिसमें दो कण होते हैं। ये दो कणों के रूप में क्या है, दिखाई देता है इस, और ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, समकोण पर होते हैं, इसलिए इन्हें डिप्लोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्लोसोम भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि डिप्लोसोम क्या है, ठीक है, मैंने तारक काय बताया कि कोशिका के केंद्रक के पास तारे के समान संरचना पाई जाती है, उसे तो तारक काय कहते हैं। और प्रत्येक तारक काय जो होता है वो दो तारक केंद्रकों से मिलकर के बना होता है। अर्थात यहाँ पर दो तारक केंद्र का मतलब यहाँ दो कणों के रूप में क्या है, दिखाई देता है, जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं, समकोण पर व्यवस्थित होते हैं, जिसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। देखिए मैंने आपको दोनों का अर्थ बता दिया, तारक काय और तारक केंद्र। अब हम बात करते हैं कि ये इसकी खोज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेंट्रोसोम पर बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेंट्रोसोम, तारक काय की खोज के बारे में बात करते हैं। देखिए 1888 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए, 1888 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था टी बावेरी, और टी बावेरी नाम के वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? टी बावेरी ने किया। सेंट्रोसोम वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय टी बावेरी इन 1888। 1888 में टी बावेरी ने सेंट्रोसोम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि टी बावेरी ने ही तारक काय की क्या की थी? खोज की थी। तारक काय की खोज किसने की थी? टी बावेरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं हम अकेरेंस ऑफ सेंट्रोसोम। अकेरेंस का अर्थ होता है प्राप्ति स्थान, यानी कि पाया कहां पर जाता है। देखो सेंट्रोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं, खासतौर से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, कुछ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, खासतौर से लोअर कैटेगरीज के जो प्लांट होते हैं, जैसे कुछ शैवाल होते हैं, कुछ कवक होते हैं, कुछ ब्रायोफाइटाज होते हैं, कुछ मॉसेज होते हैं, फंस होते हैं, उनके अंदर क्या है? तारक काय क्या है? पाया जाता है। और तारक काय कहां पर पाया जाता है? मैंने बता दिया कि कोशिका के केंद्र के बिल्कुल समीप में क्या पाया जाता है? तारक काय पाया जाता है। परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, हायर कैटेगरीज जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर तारक काय नहीं पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम तारक काय की संरचना पर बात करेंगे, तारक काय के कार्यों पर बात करेंगे, और उसके बाद हम गुणसूत्र की संरचना पर आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।